Hello everyone, welcome back to We Erudites. In this video, we are going to learn the one of the most important topic of ISC computer science, that is data structures. So in this video, I am going to cover what is data structures, stack, queue, different operations and algorithm to implement these operations, then binary tree, then traversals of binary tree in order, pre-order, post-order, then address calculation, and at last we will discuss about conversion from infix to postfix and prefix. So let's start. So data structures. Data structure is a way to create logical structure in the memory so that the storage of the numerous data values could be managed by using minimum spaces. So data structure is just like जैसे data structure का example है हमारा arrays. तो dimensional array जो होते हैं वो हमारे basic data structures होते हैं. So data structure is just a way to create logical structure in which you will store logical structure in the memory so that the storage you can store different types of values by using minimum spaces. And the dimensional array, it is a basic data structure. So in this video we are going to learn about more data structures such as stack, queue, linked list and tree. So start with stack. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैक. स्टैक क्या होता है? जैसे हमारा सिंपल एरे होता है वैसे हमारा स्टैक होता है. स्टैक इज़ अ मेमोरी स्ट्रक्चर विच इज़ सिमिलर टू सिंगल डायमेंशनल एरे बट इज़ यूज्ड विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस. स्टैक इज़ सिमिलर टू सिंगल डायमेंशनल एरे. स्टैक इज़ यूज्ड टू स्टोर द डेटा बट स्टैक कम्स विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस. पहले हमारा रेस्ट्रिक्शन है कि ओनली वन एंड इज़ ओपन फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द डेटा एंड नो एलिमेंट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी मिडल ऑफ द सेल. मतलब केवल एक ही एंड ओपन होता है डेटा की एंट्री के लिए भी, डेटा की एग्जिट के लिए भी, और कोई भी आप स्टैक के मिडल से आप कोई भी एंट्री नहीं कर सकते हो किसी भी डेटा की. उसके बाद स्टैक फॉलो करता है लीफो. लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो डेटा लास्ट में एंटर होगी वो सबसे पहले निकलेगी. ये आपको समझ में आएगा जब मैं आपको उसका एग्जांपल दूंगा. दैट इज द डेटा है दैट इज एंटर्ड स्टैक लास्ट विल कम आउट फर्स्ट एंड वाइस वर्सा. इसका एक एग्जांपल अगर आपको समझना है तो हमने एक बिग बॉक्स लिया, उसमें जो हम लोग ये करके कलर्ड बॉक्स डालते हैं, कलर्ड स्मॉल बॉक्सेस डालेंगे, तो उसमें देखेंगे जो हम बॉक्स सबसे लास्ट में डालेंगे एज कि हमारा केवल एक ही एंड ओपन है एंट्री और एग्जिट के लिए, तो जो लास्ट में बॉक्स एंटर किया होगा वही सबसे पहले निकलेगा. जैसे कि हमने 4 डिफरेंट कलर्स के स्काई ब्लू, ब्लू, रेड और येलो कलर के बॉक्स ले लिए और हमने बकेट ले ली. इसमें ऊपर वाले टॉप से हम एंट्री कर सकते हैं और टॉप से एग्जिट कर सकते हैं. तो ये हम एक एक करके जब हम इसमें बॉक्स डालेंगे तो इसमें जो लास्ट वाला बॉक्स आएगा हमारा, जैसे कि हमारा इसमें लास्ट वाला बॉक्स होगा येलो वाला. ये हमारे लास्ट में एंटर किया और हमारी एंट्री भी केवल ऊपर टॉप वाली खुली है. तो जब ये एक एक करके बाहर जाएगा तो सबसे पहले जो बॉक्स निकलेगा वो हमारा येलो वाला, मतलब लास्ट एंड फर्स्ट आउट. जो लास्ट में गया वो सबसे फर्स्ट में निकलेगा. ये होता है हमारा स्टैक का ऑर्डर. पहले येलो निकलेगा, उसके बाद रेड निकलेगा, फिर हमारा स्काई ब्लू निकलेगा, फिर हमारा ब्लू निकलेगा. दिस इज़ ऑल अबाउट स्टैक. मीन्स एक ही एंड ओपन है स्टैक, वही हम डेटा स्टोर करते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे की तरह, बट उसमें कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं. जैसे कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इज़ ओनली वन एंड इज़ ओपन फॉर एंट्री एंड एग्जिट, और जो सेकंड है कि आप मिडिल से एंटर नहीं कर सकते कोई भी डेटा. और स्टैक फॉलो करता है लीफो, लास्ट एंड फर्स्ट आउट. दिस इज़ ऑल अबाउट स्टैक. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके ऑपरेशंस और एल्गोरिथम उन ऑपरेशंस के लिए. जो ऑपरेशंस हैं जो हम लोग स्टैक में परफॉर्म करते हैं, फिर स्टैक पहले तो स्टैक में परफॉर्म करते हैं. जैसे हम एरे में परफॉर्म करते हैं कोई ऑपरेशन, तो उसका एक पॉइंटर होता है. जैसे इंडेक्स वैल्यू होती है 0 1 2 3 4, वैसे ही स्टैक में एक पॉइंटर होता है. उस पॉइंटर को हम लोग बोलते हैं स्टैक पॉइंटर. स्टैक पॉइंटर क्या करता है, वो ट्रैक करता रहता है जो हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट. जैसे कि हमने बकेट में येलो वाला जो बॉक्स था, तो वो हमारा स्टैक पॉइंटर इंडिकेट करेगा उस पोजीशन को, मतलब जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उस पोजीशन को स्टैक हमारा स्टैक हमारा ट्रैक रखता है. उसके बाद आता है जो उसका फर्स्ट ऑपरेशन, दैट इज़ पुश. इट इज़ द प्रोसेस टू एंटर एन एलिमेंट इन द स्टैक. तो स्टैक में एक एलिमेंट एंटर करने के प्रोसेस को हम लोग पुश कहते हैं. वैसे ही पॉप क्या है, ये प्रोसेस टू रिट्रीव दैट इज़ डिलीट एन एलिमेंट.
एंटर करने के लिए किसी एलिमेंट को हम लोग पुश कहते हैं, और रिट्रीव करने के लिए मतलब डिलीट करने के लिए किसी भी एलिमेंट को स्टैक से उसको हम लोग पॉप कहते हैं. देन पीप, in this element can be extracted from any position of the stack to perform the task following LIFO. So किसी भी स्टैक से किसी भी पोजीशन से अगर आपको कोई डेटा निकालना होता है या कुछ टास्क परफॉर्म करना होता है, चेंज करना होता है डेटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीप. Thereafter change a process to interchange the stack elements of two different locations. तो दो different locations स्टैक के एलिमेंट्स की दो डिफरेंट लोकेशंस को इंटरचेंज करने के लिए हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं उसको चेंज कहते हैं. और ये जो पुश पॉप पीप चेंज ऑफ डिफरेंट टाइप्स की जो ऑपरेशंस हैं, इनमें एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी होती है, दैट द लीफो शुड बी फॉलोड. लास्ट एंड फर्स्ट आउट वाला जो हमारा रूल है वो फॉलो होना चाहिए हर जगह पे. तो पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका एल्गोरिथम पुश का. पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज़ पुश. पुश इज़ द प्रोसेस टू एंटर एन एलिमेंट इन द स्टैक. टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द स्टैक, तो आप यू नीड टू रिमेंबर सम थिंग्स दैट हाउ टू इंसर्ट. तो पहले आप चेक करोगे कि स्टैक है वो बिल्कुल खाली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टैक पूरी भरी हुई हो. फर्स्ट थिंग हमारा यही होता है कि हम लोग पहला जो हम काम करते हैं, इंक्रीज़ द स्टैक पॉइंटर बाई 1. इंक्रीज़ करेंगे हम स्टैक पॉइंटर बाई 1. फिर हम स्टोर करेंगे एलिमेंट एट द डिफाइंड पोजीशन. फिर हम एक चेक भी करते हैं कि इफ़ एस पी इक्वल्स टू एन, यहाँ पे एस पी हमारा स्टैक पॉइंटर है, एन हमारा एन साइज़ ऑफ द स्टैक है. तो अगर एस पी इक्वल्स टू एन हो जाता है, दिस इंडिकेट्स दैट द स्टैक इज़ फुल एंड नो मोर एलिमेंट कैन बी पुश्ड और pushed in the stack. So this situation is termed as stack overflow. So stack overflow is nothing but just when your stack is full with elements, it cannot store any other data. It's sp equals to n, stack pointer value is equals to size of the stack, then that condition is known as stack overflow. पुश में आपको यही तीन चीज़ें परफॉर्म करनी होंगी. पहले तो आप चेक करोगे कि स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं है. अगर स्टैक ओवरफ्लो नहीं है तो आप पहले उसका स्टैक पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीज़ कर दोगे और उसमें फिर आप स्टोर करा दोगे. ये है एल्गोरिथम ऑफ पुश इन स्टैक. उसका एल्गोरिथम क्या है, इफ़ एस पी इक्वल्स टू एन है. ये हम यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं ओवरफ्लो के लिए, स्टैक ओवरफ्लो के लिए. अगर एस पी इक्वल्स टू एन है तो आप डिस्प्ले करा दो स्टैक ओवरफ्लो. एल्स एस पी इक्वल्स टू एस पी प्लस 1 स्टैक एस पी इक्वल्स टू आइटम एंड क्लोजिंग ब्रेस. तो यही पहले हमने चेक कर लिया कि एस पी इक्वल्स टू एन है. यहाँ से ये हमारा एन जो था वो साइज़ ऑफ द स्टैक है. यहाँ से चेक हो गया ओवरफ्लो के लिए. अगर ओवरफ्लो नहीं है तो हम एल्स कंडीशन पे जाएंगे. एल्स कंडीशन हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैक पॉइंटर की पोजीशन एक इंक्रीज़ कर रहे हैं. स्टैक पॉइंटर क्या होता है, जो हमारा टॉप मोस्ट जो एलिमेंट होता है उसकी पोजीशन इंडिकेट करता है. तो अगर हम लोग को कोई एलिमेंट नया एंटर करना है तो उसी पोजीशन पे नहीं करना, हमें दूसरी पोजीशन पे करना होता है. तो हम लोग पहले उसकी पोजीशन इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं बाई 1. आफ्टर इंक्रीमेंट बाई 1 तो उसके बाद स्टैक हमारा स्टैक का नाम है. स्टैक में ऑफ जैसे एरे में एंटर करते हैं एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू डाल वेरिएबल डाल के, तो ऐसी स्टैक फिर अंदर एस पी इक्वल्स टू आइटम. इन दिस वे स्टैक में हम कोई आइटम इंसर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है हमारा पॉप. नेक्स्ट ऑपरेशन इज पॉप. पॉप इज़ इट इज़ अ प्रोसेस टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक. तो पुश जैसे था इंसर्ट करने के लिए, वैसे पॉप होता है फॉर टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक. इसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे टेक आउट द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक एट एस पी पोजिशन एंड डिक्रीज द एस पी बाई 1. And then if sp equals to null, this means no element in the stack, then popping of element is not possible and the situation is called stack underflow. फर्स्ट जो हमारा है कि टेक आउट द एलिमेंट. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट निकालेंगे. एलिमेंट निकालने के बाद हम उसकी वैल्यू स्टैक पॉइंटर की डिक्रीमेंट कर देंगे बाई 1. और जो नेक्स्ट होगा कि इसमें हम लोग चेक भी करते हैं, जैसे कि हम पुश में चेक करते थे इफ़ एस पी इक्वल्स टू एन, दैट इज साइज ऑफ द एरे, साइज ऑफ द स्टैक. तो वैसे एस पी इक्वल्स टू नल, मतलब यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे स्टैक में कोई डेटा ही नहीं है. एस पी इक्वल्स टू नल शोज दैट इन स्टैक देर इज़ नो डेटा. इफ़ देर इज़ नो डेटा इन द स्टैक, देन द प्रोसेस टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, देन इफ़ देर इज़ नो एलिमेंट टू डिलीट फ्रॉम द स्टैक, जो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टैक अंडर फ्लो. देन पॉपिंग, अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम किसको पॉप करेंगे, किस एलिमेंट को पॉप करेंगे. दैट कंडीशन इज नोन एज स्टैक अंडर फ्लो.
So let's see how to implement this pop. सो एल्गोरिथम ऑफ पॉप इन स्टैक, इफ़ एस पी इक्वल्स टू जैसे उसमें हमने पुश में, आप कंपेयर करके चलो, जैसे हमने पुश में स्टैक ओवरफ्लो चेक करा था, वैसे हम इसमें स्टैक अंडरफ्लो चेक करेंगे। पहले तो यही चेक करेंगे कि कोई भी एलिमेंट आपको निकालना है तो पहले आप चेक करो कि हाँ स्टैक में कुछ एलिमेंट है भी कि नहीं है। तो फॉर दैट इफ़ एस पी इक्वल्स टू -1 तो डिस्प्ले कर देना स्टैक अंडरफ्लो। अब यहाँ पे आपको एस पी इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं पुट कर सकते? जैसे कि हमने एरे में हमारा जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है, वैसे ही स्टैक में भी। तो हम लोग को एस पी इक्वल्स टू -1 शोज दैट देयर इज़ नो एलिमेंट, दैट स्टैक पॉइंटर वैल्यू इज पॉइंट्स टू -1। सो ये कंडीशन बताती है हमें कि कोई आइटम है ही नहीं, तो हम डिस्प्ले कर देंगे स्टैक अंडरफ्लो। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लोग आ जाते हैं एल्स में। एल्स पार्ट में क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू को स्टोर करेंगे किसी पे। तो वैल वेरिएबल पे हमने स्टैक एस पी, तो जो स्टैक हमें वही वैल्यू निकालनी है जो स्टैक पॉइंटर शो कर रहा होगा, तो उस वैल्यू को हम लोग स्टोर करा लें। जैसे एरे में कोई वैल्यू हमें स्टोर करानी होती है, सो उसमें हम लोग एरे एक वेरिएबल लेते हैं इक्वल्स टू, फिर एरे का नाम और जो इंडेक्स वैल्यू वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो वैसे ही सेम टू सेम वैल, यहाँ हमारे स्टैक में हमने स्टैक का नाम लिख दिया और स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्टैक पॉइंटर, तो वैल पे स्टोर हो जाएगी, एस पी पोजिशन पे जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। फिर हम लोग डिस्प्ले करा देंगे पॉप्ड आउट एलिमेंट इज वैल, और हम लोग जो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है वो डिक्रीमेंट कर देंगे बाई 1। सो दिस इज़ द एल्गोरिथम। पहले हम चेक करेंगे कंडीशन स्टैक अंडर फ्लो की, इफ़ एस पी इक्वल्स टू -1 तो ये हमारा अंडर फ्लो चेक हो जाएगा। वैसे ही फिर एल्स में हम लोग जाएंगे, एल्स फ्लो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लोग उसको स्टोर करा लेंगे एक वेरिएबल पे, हमने यहाँ वैल पे स्टोर कराया है। उसके बाद हम उसको डिस्प्ले करा देंगे कि ये हमारा पॉप्ड आउट एलिमेंट है, और हम उसकी एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर देंगे स्टैक पॉइंटर -1। सो ये था हमारा एल्गोरिथम ऑफ पॉप इन स्टैक। सो ये मैंने एक आपको कोड लिख के दे दिया है कि जब आप ऐसा क्या होता है कि पेपर में आपसे पूछा जाता है कि आपको परफॉर्म करना है, और एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, एक बड़ा सा प्रोग्राम दे रखा होगा जिसमें डिफरेंट फंक्शंस आपको बनाने होंगे। उसमें एक फंक्शन बनाना होगा वॉइड पुश, और एक फंक्शन बनेगा हमारा इंट पॉप, या फिर जो भी डेटा टाइप हम रिटर्न कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको फंक्शन बनाना होता है। तो उस फंक्शन में मैंने ये जो कोड लिखा है वो आप ये कोड डाल सकते हो, ये जो एल्गोरिथम थी वो डाल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्यू। क्यू जो होता है हमारा, क्यू इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू सिंगल डायमेंशन एरे बट यूज विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। This restriction is FIFO, which means that the enter first will come out first. जैसे कि हमारा स्टैक भी सिमिलर टू सिंगल डायमेंशनल एरे था, वैसे क्यू भी सिमिलर टू सिंगल डायमेंशन एरे होता है, बट इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। जैसे कि हमारे स्टैक में था लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वैसे हमारे क्यू में होता है फीफो, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक में था जो लास्ट में एंटर होगा वो फर्स्ट में निकलेगा, बट यहाँ क्यू में होता है कि जो हमारा फर्स्ट में जाता है वो हमारे सबसे पहले निकलेगा। ये चीज़ इंडिकेट करती है, मतलब जो हमारा फर्स्ट में जाता है वो हमारा पहले निकलेगा। मतलब हमारे इस क्यू में, जैसे हमारे स्टैक में केवल एक एंड था फॉर ओपन एंड हम स्टैक में हमारा केवल एक एंड था फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द डेटा, बट क्यू में हमारे 2 एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड और रियर एंड। इसकी वजह से पॉसिबल होता है फीफो, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू डेटा एंटर होती है वही फर्स्ट में एग्जिट होती है। आपको क्या करना है, अगर डेटा स्ट्रक्चर सही से पढ़ना है तो स्टैक और क्यू को डिस्टिंग्विश करते हुए चलो कि स्टैक में लीफो, क्यू में फीफो, स्टैक में एक एंड होता है ओपन, और क्यू में हमारे 2 एंड ओपन होते हैं। इस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी डिफरेंस लिखने में भी काफ़ी आसानी आएगी और अच्छे से समझ में आएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इन द सिनेरियो ऑफ टिकट काउंटर, द पर्सन स्टैंडिंग इन द लाइन एट फर्स्ट विल गेट द टिकट एट फर्स्ट, इन नो चांस द केस द पर्सन स्टैंडिंग एट द लास्ट इन द लाइन विल गेट द टिकट एट फर्स्ट।
The person standing at the last will get the ticket at the last. In the same way queue works, the item entered first will be removed first and the last will be removed at the last. So this is the best example अगर आपको queue समझना हो कि जैसे आप एक टिकट काउंटर पे एक लाइन खड़ी है, तो जो पर्सन सबसे पहले लगा होगा ऑब्वियसली उसी को पहले टिकट मिलेगी, और जो पर्सन लास्ट में खड़ा होगा उसको लास्ट में टिकट मिलेगी. तो कोई चांस नहीं बनता कि लास्ट वाले को बंदे को पहले टिकट मिला. जैसे कि हमारा स्टैक था, स्टैक में क्या था कि लास्ट वाले को मिल रहा था, तो उसके हिसाब से लास्ट वाले को मिलनी चाहिए. पर क्यू में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट में बंदा खड़ा है, जो हमारा टिकट काउंटर पे बंदा खड़ा है, उसको मिलेगी. सो जो टिकट पे पर्सन खड़ा है उसको मिलती है टिकट फर्स्ट में. सो दिस इज क्यू. द डेटा एंटर्ड एट फर्स्ट विल बी एग्जिटेड फर्स्ट, दैट इज़ V4. फिर इसके बाद इसमें जो ऑपरेशंस पहले हम पढ़े क्यू, जैसे मैंने आपको बताया क्यू में दो एंड्स होते हैं, फ्रंट एंड और रियर एंड. तो जो आइटम इंसर्ट होता है क्यू में वो रियर एंड से इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं हम फ्रंट एंड से. फ्रंट एंड आइटम इज़ डिलीटेड फ्रॉम दिस एंड और रियर एंड आइटम इंसर्टेड फ्रॉम दिस एंड. तो दो एंड हो गए, आगे वाले को हम लोग फ्रंट बोलेंगे और पीछे वाले को हम लोग रियर एंड बोलेंगे. सो हम लोग पीछे से एंट्री करा रहे हैं, मतलब हम रियर एंड से एंट्री करा रहे हैं, और डेटा जैसे हम लोग एंट्री कराएंगे तो वैसे वैसे आगे बढ़ता जाएगा, तो रियर एंड से आगे फ्रंट एंड की तरफ बढ़ता जाएगा. तो जब हम डिलीट करेंगे तो जो सबसे आगे, मतलब जो सबसे फर्स्ट वाला डेटा वो फ्रंट एंड की तरफ होगा, तो फ्रंट एंड से डेटा डिलीट होता है और रियर एंड से डेटा इंसर्ट होता है. फिर जो फ्रंट एंड पोजीशन होती है, जो सबसे पहला डेटा होता है, तो उस पोजीशन को इंडिकेट जो करता है उस पॉइंटर को बोलते हैं हम लोग फ्रंट एंड पॉइंटर. द पॉइंटर पॉइंट्स द एलिमेंट विच कैन बी डिलीटेड. तो ये जो पोजीशन होती है, ये वो पोजीशन होती है जहाँ से हम लोग एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं. सो फ्रंट एंड पॉइंटर पॉइंट्स टू दैट एलिमेंट विच कैन बी डिलीटेड एंड रियर एंड पॉइंटर पॉइंट्स दैट एलिमेंट विच इज़ इंसर्टेड लास्ट. जैसे कि हमारा स्टैक पॉइंटर क्या करता था, वो हमारा जो डेटा एंटर हुआ है लास्ट में उसी को इंडिकेट करता था. तो वैसे ही हमारा फिर यहाँ रियर एंड पॉइंटर का काम है, जो डेटा हमारा लास्ट में एंटर हुआ है उसको इंडिकेट करेगा रियर एंड पॉइंटर, और उसको हम लोग बोलेंगे रियर एंड. और जो हमारा डेटा सबसे फर्स्ट में एंटर होता है उसको इंडिकेट करेगा फ्रंट एंड पॉइंटर, और एंड को बोलते हैं हम लोग फ्रंट एंड. इसका एग्जांपल ये अपने टेबल ले ली 5, 12, 6, 20. ठीक है, तो इसमें जो हमारा फ्रंट एंड हो गया 5 की साइड और रियर एंड हो गया हमारा 20 की साइड. और ये जो हमारा 5 है, मतलब जो डेटा है 5 वाला जिस पोजीशन पे स्टोर है, ये हमारा फ्रंट एंड पॉइंटर हो गया, और जो 20 पे स्टोर है ये हमारा रियर एंड पॉइंटर हो गया. तो जब हम वैल्यू स्टोर करा रहे होंगे 5, 12, 6, 20, तो पहले 5 स्टोर हुआ होगा रियर एंड पे. फिर जब हमने 12 एंटर कराया होगा तो 5 आगे बढ़ गया होगा, फिर 12, फिर 6, 20 ऐसे करके आगे बढ़ता गया होगा. तो 5 पहुंच गया हमारा फ्रंट एंड पॉइंटर और 20 पहुंच गया हमारा रियर एंड पॉइंटर. तो जब हम लोग डेटा डिलीट करेंगे ना, तो डेटा डिलीट करने पे जो हमारा जो फर्स्ट वाला डेटा एंटर हुआ, मतलब जो 5 है जो फ्रंट एंड पॉइंटर पे वो डिलीट होगा. अगर हम लोग इंसर्ट करेंगे तो रियर एंड पॉइंटर, मतलब 20 के जो पॉइंटर है वहाँ पे इंसर्ट करेंगे. जो इसमें भी वही होता है जैसे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं क्यू में, कि इंसर्शन एंड डिलीशन. इंसर्शन मींस इट इज़ एन ऑपरेशन टू स्टोर एन एलिमेंट, और डिलीशन वही डिलीट करने के लिए. तो जैसे कि हम रिवाइज कर लो आप, जैसे कि हमने स्टैक में पुश और पॉप किया था. पुश में हम लोग करते थे, पहले चेक करते थे स्टैक ओवरफ्लो. उसमें अगर हम लोग कोई वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं तो पहले हम ये चेक करते थे कि पूरा कहीं फुल तो नहीं है. वैसे हम पॉप के लिए चेक करते थे कि हमारा पूरा खाली तो नहीं है स्टैक. तो वैसे हम लोग इसमें भी परफॉर्म करेंगे. इंसर्शन के लिए हम लोग चेक करेंगे कि कहीं हमारा स्टैक जो है वो पूरा फुल तो नहीं हो गया है. और पॉप के लिए हम लोग यहाँ पे डिलीशन जो होगा, इंसर्शन के लिए हम लोग वही चेक करेंगे कि क्यू हमारा फुल तो नहीं है, और डिलीशन के लिए हम लोग यही चेक करेंगे कि क्यू हमारा खाली तो नहीं है. सो पहले हम लोग करते हैं इंसर्शन. सो इंसर्शन इट इज़ एन ऑपरेशन टू स्टोर एन एलिमेंट इन द क्यू. तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसर्शन. तो हम लोग वही बिल्कुल सेम, आप उसको स्टैक की तरह लेते चलो. तो उसमें हम लोग स्टैक पॉइंटर को इंक्रीज़ करते थे बाई 1. यहाँ पे स्टैक पॉइंटर का काम कर रहा है रियर एंड, तो उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे बाई 1. फिर हम लोग इंसर्ट करेंगे एलिमेंट को, और उसमें हम लोग चेक करते थे इफ़ स्टैक पॉइंटर इक्वल्स टू n, तो वो शो करता था कि
स्टैक ओवरफ्लो, मतलब अगर स्टैक की जो SP है, मतलब स्टैक पॉइंटर का साइज़ n के इक्वल है, तो उसका मतलब है कि हमारा स्टैक पूरा भर गया है। वैसे यहाँ पे रियर इक्वल्स टू n है, यहाँ पे हमने रियर को ले रखा है, रियर एंड पॉइंटर। अगर रियर एंड पॉइंटर की वैल्यू इक्वल्स टू n है, मतलब साइज ऑफ द क्यू है, तो then no more element can be inserted in the queue and this situation is termed as queue overflow. इसके बाद हम लोग उसका देखेंगे एल्गोरिथम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द क्यू। तो इंसर्ट अगर हम लोग को कोई एलिमेंट करना है तो हमने यहाँ ले लिया QFR साइज आइटम। तो ये पैरामीटर्स हैं, Q हमारा Q का नाम हो गया, F हमारा फ्रंट एंड पॉइंटर हो गया, R हमारा रियर एंड पॉइंटर हो गया, साइज़ हमारा ये Q का जो टोटल साइज़ है, और आइटम जो हमें एंटर करना है, इंसर्ट करना है इस क्यू में। सो Q, F and R front end, rear end, size is the capacity of the queue and item is the element to be inserted in the queue। तो ये हमारा एल्गोरिथम है। तो उसमें हम लोग स्टैक में करते थे, पहले चेक करते थे स्टैक ओवरफ्लो के लिए। तो वैसे हम यहाँ पे भी पहले चेक करेंगे ओवरफ्लो के लिए। तो इसमें भी ओवरफ्लो चेक करने के लिए इफ़ R इक्वल्स टू साइज़ है, सो अगर रियर एंड जो हमारा लास्ट वैल्यू एंटर्ड हुई है वो इक्वल्स टू साइज़ है, तो हमारा डिस्प्ले कर देंगे हम लोग क्यू ओवरफ्लो, मतलब हमारा क्यू जो है वो फुल हो रखा है और कोई वैल्यू एंटर नहीं होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो दो कंडीशन यहाँ पे बनती हैं। एक तो हमारा क्यू जो है वो पूरा भरा हुआ होगा, या फिर हमारा क्यू है जो बिल्कुल ही खाली होगा। तो अगर हमारा जब क्यू बिल्कुल खाली होगा तो F और R की वैल्यू जो होगी वो नल के इक्वल होगी। नल मतलब -1 के इक्वल होगी। तो F इक्वल्स टू -1 होगा और R इक्वल्स टू -1 होगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम जब वैल्यू एंटर करेंगे तो हमें -1 तो कोई इंडेक्स वैल्यू है नहीं, तो इसका मतलब हमें 0 पे एंटर करना है, तो हम लोग F को 0 कर देंगे और R को 0 कर देंगे। उसके बाद आती है हमारी थर्ड कंडीशन जो कि एल्स पार्ट है। एल्स पार्ट में हम लोग वही कि रियर एंड को इंक्रीज़ करेंगे 1 से, और Q ऑफ R, मतलब Q जो हमारा Q का नाम, उसमें R हमारा इंडेक्स वैल्यू, रियर एंड की वैल्यू इक्वल्स टू आइटम उस पर स्टोर करा देंगे। तो ये वही पहले हमने कंडीशन चेक करी, Q ओवरफ्लो तो नहीं है। उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन लगाई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी F और R की वैल्यू नल है, मतलब कुछ भी उसमें एंटर नहीं है। तो अगर ऐसा है तो उसकी वैल्यू -1 होगी। तो -1 पे हम लोग नहीं करा सकते कुछ भी एंटर, तो हम उसको अपडेट कर देंगे F इक्वल्स टू 0 और R इक्वल्स टू 0। तो हमने सेट कर दिया रियर एंड पॉइंटर को और फ्रंट एंड पॉइंटर को। उसके बाद हम लोग एल्स पार्ट में वही हमने जो स्टैक में किया था, पहले उसको वैल्यू इंक्रीज़ करके फिर वैल्यू स्टोर करा दी थी वही। तो रियर एंड को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ पर उसके बाद हम लोग आइटम को स्टोर कर देंगे QR पे। तो ये था एल्गोरिथम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द क्यू। इसके बाद था एल्गोरिथम टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। हमने इंसर्ट करा लिया, अब हम एल्गोरिथम देखेंगे टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। सो उसमें हम लोग को पहले वही, जैसे उस स्टैक में हम लोग चेक करते थे स्टैक अंडरफ्लो, वैसे इसमें चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग इफ़ अगर F की वैल्यू -1 है और R की वैल्यू -1 के इक्वल है, दोनों की वैल्यू -1 के इक्वल है, इसका मतलब कोई डेटा है ही नहीं उसमें निकालने के लिए, तो हम लोग उसको प्रिंट करा देंगे Q अंडरफ्लोस। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा ये आ जाएगा फिर एल्स पार्ट। तो एल्स पार्ट में हम लोग जाएंगे, एल्स में पहले हम लोग जो भी कोई वैल्यू है वो हम लोग स्टोर करा लेंगे वेरिएबल पे। वेरिएबल हमने स्टोर करा ली फ्रंट एंड की। हमने जब भी वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग फ्रंट एंड से निकालते हैं, तो हमने Q ऑफ F की वैल्यू है वो वेल पे स्टोर करा ली और डिस्प्ले करा दिया कि एलिमेंट डिलीटेड विल बी वेल। ठीक है, अब अगर हमने वैल्यू स्टोर करा ली तो ये मान लीजिए कि हमारी जो वैल्यू स्टोर हुई है वो स्टोर हुई है और जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो हमारी एकदम फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है, मतलब 0 वाले पे है। तो हम लोग को फिर उनको अपडेट भी करना है F और R को। तो हम चेक करेंगे कि इफ़ F इक्वल्स टू R, इफ़ F इक्वल्स टू R है तो F भी नल हो जाएगा और हमारा R भी नल हो जाएगा, वरना एल्स हो जाएगा हमारा F इक्वल्स टू F+1। हम लोग F की वैल्यू एक इंक्रीज़ कर देंगे तो फ्रंट एंड हमारा थोड़ा सा आगे चला जाएगा। तो ये था हमारा एल्गोरिथम टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू।
तो आपको बस क्या करना है, ये जितने भी मैंने आपको एल्गोरिथम्स बताए इनको आप लिखो एक दो बार और एक बार एग्जीक्यूट करके देखो डेटा को, और वैसे ही आपको एल्गोरिथम समझ में आ जाएगा। सो ये आपका पुश पॉप स्टैक का और क्यू का इंसर्शन और डिलीशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे या तो स्टैक या क्यू, मोस्ट प्रोबेबली क्यू का पूछा जाता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि पेपर में अगर ये आए तो सीधे आप फंक्शन में ये सीधे लिख दीजिएगा। बस आप इसमें एफ ये एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम को कोड में कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा। जैसे कि नल हमारा कोड में -1 करके ऐसे करके आप इसको कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा एक और टॉपिक है सिंपल क्यू वर्सेस सर्कुलर क्यू। अब हम लोग देखें, जैसे कि हमारा सिंपल क्यू है। सिंपल क्यू में हम दो एंड्स हैं, एक एंड से हम एंटर कर रहे हैं, एक एंड से हम डिलीट कर रहे हैं। बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस कि जब हमारा डेटा है वो मतलब ये हमारा जो क्यू है उसको हम लोग सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। होता क्या है कि आपने डेटा कुछ डिलीट कर दिया तो और आपको इंसर्ट कर simple queue versus circular queue. So a simple queue doesn't allow insertion of the element in the queue if rear end pointer equals to n, although there may be spaces available at the front end of the queue. हमारा जब भी हम डेटा कोई एंटर करते हैं वो हम लोग रियर एंड से एंटर करते हैं, तो हमारा क्यू अलाउ नहीं करता है आपको डेटा एंटर करने के लिए अगर रियर एंड पॉइंटर की वैल्यू n के इक्वल हो जाती है। अगर हमारे रियर एंड पॉइंटर की वैल्यू n हो जाती है, मतलब रियर एंड की वैल्यू जो है वो कैपेसिटी के इक्वल हो जाती है, जो साइज़ ऑफ द क्यू है उसके इक्वल हो जाती है, सो यू कैन नॉट एंटर फर्दर एनी डेटा even if the space is available at the front end, because the data can be entered only through the rear end. तो अगर आपको डेटा एंटर करना है तो रियर एंड से करना है। तो यही क्यू का डिसएडवांटेज है कि उसकी अगर एक बार वैल्यू साइज़ के इक्वल होगी तो आप डेटा एंटर नहीं कर सकते हो। तो इसको ओवरकम करने के लिए जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ क्यू होता है वो हमारा सर्कुलर फॉर्म ऑफ क्यू होता है। So to overcome this problem we take help of circular queue in which rear end or front end pointer reset to the initial location as soon as they exceed the capacity of the queue. तो जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी, जैसे अगर हमारे फ्रंट एंड पे जगह फुल हो गई और फ्रंट एंड में हमारी थोड़ी जगह बची थी पर रियर एंड पे हमारी जगह स्पेस नहीं था, तो सर्कुलर क्यू में क्या होता है, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो जो रियर एंड है वो दोबारा से रीसेट हो जाएगा, ज़ीरो पे चला जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा सिंपल क्यू का डिसएडवांटेज था उस प्रॉब्लम से हम लोग उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है, सर्कुलर क्यू। सो ये मैंने बस आपको बता दिया कि अगर बाई चांस पूछ रहा है सो यू कैन राइट this as the example. This is the circular queue कि अगर ये जो लास्ट वाला एंड है हमारा ये रियर एंड है, अगर हमारे यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे रियर एंड है और यहाँ पे हमारे फ्रंट एंड है, मतलब यहाँ पे भी हमारी ये और ये वैल्यू खाली है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसमें क्या होगा, जो हमारा रियर एंड है ये दोबारा से सर्कुलर क्यू में रीसेट हो जाएगा और रियर एंड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ से वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा जो भी सर्कुलर क्यू का काम होता है। नेक्स्ट आ जाता हमारा ट्री। नेक्स्ट इज ट्री। सो ट्री अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे डेटा स्ट्रक्चर्स में, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, स्टैक क्यू, सर्कुलर क्यू, एक और होता है डी क्यू, बट उसमें कुछ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। सो उसमें नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में आता है ट्री। ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच अ नंबर ऑफ लिस्ट कैन बी रेफर्ड थ्रू द लिंक्स ऑफ इट्स पेरेंट लिस्ट। तो इसमें आपका एक सिलेबस में और है लिंक्ड लिस्ट और नॉन लिंक्ड लिस्ट। तो ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो आप बस नाम के लिए जान सकते हो कि लिस्ट, देयर आर डिफरेंट लिस्ट। उसके बाद ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इन विच नंबर ऑफ लिस्ट कैन बी रेफर्ड थ्रू लिंक्स ऑफ इट्स पेरेंट लिस्ट। सो ओरिजिनेटिंग नोड फ्रॉम विच द ट्री बिगिन उसको हम लोग बोलते हैं रूट,
और जो कनेक्टेड नोड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ब्रांचेस। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लिंक्स और ऑर्डर ऑफ डेटा स्टोर्ड, तो ट्री को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री। तो हमें अभी डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ना है बाइनरी ट्री। तो कमिंग टू बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री क्या होती है? इज़ अ ट्री स्ट्रक्चर इन विच ईच नोड